हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इससे पहले कि आपके दिमाग में चले कि नंबर ऑफ क्लासेस कितने हो गए, फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आराम से पढ़ो, क्योंकि हम लोग इसके थ्रू 12th की ज्यादातर चीजों को रिलेट कर रहे हैं, है ना। ओके, तो पिछले क्लास में गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में आप लोग जय हिंद, अन्य वर्णमाल, ओके ओके। तो हम लोग पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, आप लोग ट्राई किए होंगे। और जो जो आप लोग ट्राई करते हैं ना, जो आप लोग सोचते हैं किसी क्वेश्चन पे, रियली में वही लॉज के एप्लीकेशन होते हैं। जब लॉज की अंडरस्टैंडिंग बनती होगी तो बहुत लगता होगा बहुत छोटी बात है, लेकिन उसके एप्लीकेशन को ज्यादा बड़ा माना जाता है। लॉज की अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, उसके अपना छोटा सा एक फार्मूला होता है और उसकी अपनी एक डेफिनेशन होती है किसी चीज की, उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं। पर जो उसका एप्लीकेशन होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि सर ठीक है, लॉस तो हमें मालूम है, लेकिन हम उसको कर नहीं पाते, सोच नहीं पाते, गलत हो जाता है, सिली मिस्टेक्स। ओके, तो हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं। तो याद होगा मैं एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, कहा था कि एक प्लस Q1 है, याद होगा। और मैं ये कहा था कि एक माइनस Q2 है, याद है। और मैं कहा था कि यहां से यदि θ1 पे निकलेगा लाइन ज्वाइनिंग से, जो लाइन ज्वाइनिंग है उससे यदि θ1 पे निकलेगा, ये दिया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन θ1 पे निकलेगा जितेंद्र का आया है Q1 इंटू अल्फा बाई Q2, सही नहीं है। जितेंद्र सही नहीं है, देखते हैं कि क्या गड़बड़ी है और उससे हम लोग थोड़ा रिलेट करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये थीटा ऑब्वियस ही बात है कि प्लस से निकलेगा और माइनस पे टर्मिनेट होगा, ये तो क्लियर है। प्लस से निकलेगा, माइनस पे टर्मिनेट होगा, लेकिन कितने एंगल पे होगा θ2 ये नहीं मालूम चल रहा है। θ2 फाइंड आउट करना है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितने एंगल पे टर्मिनेट होगा। ओके, ये नहीं मालूम चल रहा है। कैसे हम मालूम चलेगा, उसको समझने की जरूरत है। अब कैसे निकाला जाए? झटके में तो लग रहा है कि जैसे जितेंद्र ने कहा, एक गेस करके सिमेट्री को उन्होंने कहा Q1 अल्फा बाई Q2, बीटा की वैल्यू कह रहे हैं कि Q1 बाई Q2 इंटू अल्फा या θ1 दैट इज इक्वल टू θ2। अब हम लोग क्यों, पता है मेरा जो लेक्चर है वो क्यों स्लो हो जाता है? क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगा तो सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, पूरे साइंस से जो रिलेटेड चीजें होंगी, जो साइंस से रिलेट करती हुई होंगी, वो सारी चीजें डील करता हूं। तो कितना गुना हमारा टाइम लग जाता है, जितना कोई एक नॉर्मल सा टीचर जो पढ़ाता है उसका मेरा कम से कम जो रिलेट करता हूं वो 3-4 चीजों को रिलेट करता हूं, तो मेरा टाइम 3-4 गुना हो जाता है। यही रीजन है कि हम थोड़ा डिले हो जाता है, क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाते हैं। पर एक चीज उसमें अच्छी बात होती है कि आपकी जो आइडिया फ्रेम करने वाली जो ताकत होती है वो आपकी बढ़ जाती होगी, जिससे आप बाकी सारी जगह अपने से सोच पाते होंगे। और एग्जाम तो आपको अपने से ही देना है, वहां पे तो कोई हिंट करेगा नहीं, हिंट लिखा नहीं रहेगा, है ना। तो ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, वो ज्यादा जरूरी है। रीवायरिंग ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन के सर्किट्स हैं, सो उनको तो देखेंगे हम लोग, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो
आइडिया बनाते हैं आखिर वो कौन सी चीज है जो दिक्कत हो रही है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा याद आइडिया दे देता हूं, फिर इसको करते हैं। आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी कहीं पे भी। जो आइडिया लेके आता है भले ही वो इन्वेंट न करे, कोई चीज डिस्कवर न करे, पर जो आइडिया इनिशिएट करता है भले ही वो सक्सेसर के तौर पे कोई दूसरा उसको ले उड़े, उसका नाम भले ही ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके बीच में आइडिया प्रोपोगेट करना, इनिशिएट करना, ये ज्यादा बड़े माने जाते हैं। यही रीजन है कि गैलीलियो को मोशन का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ मोशन गैलीलियो है, न कि न्यूटन है। जबकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय गैलीलियो। पर गैलीलियो को कम लोग जानते हैं। न्यूटन सेव एप्पल फॉलिंग ग्रेविटी दिस दैट। तो लेमैन तक पहुंचने में न्यूटन ज्यादा कामयाब हो गए और उन्होंने फार्मुलेट किया, लेकिन गैलीलियो का मोशन में ज्यादा बड़ा योगदान है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी, आइडिया उन्होंने दिया था, उसी पर बेस्ड पूरा फाउंडेशन जो उन्होंने दिया था उसी पे न्यूटन ने काम किया था। इवन न्यूटन का खुद का मानना है कि जो मैं लॉज दे पाया हूं, भले फार्मुलेट किया, दे दिया, वो यदि गैलीलियो पहले से नहीं किए होते, आइडिया नहीं दिए होते, तो हम शायद ये नहीं कर पाते। इसलिए मैं अक्सर बात करता रहता हूं कि हम लोगों को ज्यादा जरूरी है आइडिया को डेवलप करना, उसका प्रैक्टिस करना। तो देखते हैं आखिर हो क्या रहा है। यहां पर हो ये रहा है कि यदि ये प्लस Q1 होता और ये माइनस Q1 होता, मतलब प्लस Q माइनस Q होता, तो पूरी सिमेट्री होती और ये θ1 बराबर हो जाता। ये दोनों θ1 बराबर θ2 हो जाता, सिमेट्री हो जाती है ना। लेकिन हो क्या रहा है, अलग अलग है, सिमेट्री है नहीं। इसका मतलब जरूर ये θ1 पे निकला होगा, और यदि ये बड़ा हुआ मैग्नीट्यूड में माइनस वाला, तो फटाक से खींच लिया होगा, ये जाने नहीं दिया होगा ज्यादा दूर, खींच लिया होगा, बहुत पावरफुल है, और ये कम हो गया होगा। अच्छा, इससे ये छोटा होगा तो ये जाके ऐसे मुड़ा होगा, ऊपर से मुड़ा होगा, खींच नहीं पा रहा होगा ये, तो ये बड़ा होगा। और दोनों मैग्नीट्यूड में यदि बराबर हुए तो एंगल बराबर होंगे। ये मैं अभी आइडिया बना रहा हूं, अभी मैं ये सोच रहा हूं कि यदि ये निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, θ1 पर निकला और इतना पावरफुल है, यदि ये ज्यादा है मैग्नीट्यूड में इससे, तो ये जाने नहीं दे रहा होगा, बहुत तेजी से यहीं से निकलते ही खींच रहा होगा। इसका मतलब एक कम एंगल हो रहा होगा, एंगल कम हो रहा होगा। यदि दोनों बराबर होंगे तो बराबर एंगल होंगे। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम ये तो आइडिया बना पाए कि कम होगा कि ज्यादा होगा कि बराबर होगा, ये तो आइडिया बना पाए। और ये मल्टीपल चॉइस में, एडवांस में काफी काम आएगा, मोर देन वन करेक्ट में। यदि दोनों बराबर हैं तो एंगल बराबर है, यदि ये ज्यादा है तो ये एंगल कम है, और यदि ये कम है मैग्नीट्यूड में तो ये एंगल ज्यादा है, यदि इसके बराबर है तो दोनों एंगल बराबर है। यहां तक तो पहुंच गए, यहां तक तो हम जान गए, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि निकाले कैसे इसको, तो देखते हैं आखिर कैसे निकाला जाए। चलो आइडिया बनाते हैं। इमेजिन करो कि यहां पर जो एंगल मेजर है वो तो वेरी क्लोज टू, दूर तो एंगल है नहीं क्योंकि दूर तो कर्व है, तो जो यहां पे ओरिजिनेट हुआ है जो एंगल वो θ1 है, और θ1 बहुत चार्ज के बहुत करीब है, और बहुत करीब चार्ज के अपना बस चलता है, मतलब रेडियल होता है। इसका मतलब यहां पर यदि वह बहुत क्लोज हम स्फीयर माने, बहुत क्लोज स्फीयर माने, मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत क्लोज स्फीयर माने तो सब लाइन को रेडियल माना जाएगा, और रेडियल माना जाएगा तो देखो तो जरा, यदि ऐसा ही नीचे सोचा जाए,
ऐसा ही नीचे सोचा जाए, ऐसा ही नीचे θ1 θ2 सोचा जाए। इसका मतलब साफ है। जरा देखो तो, सभी लोग देखो तो, सभी लोग जरा सोचो तो, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो सेमी एंगल θ1 है उससे जो सॉलिड एंगल बनेगा वेरी क्लोज टू द स्फीयर के लिए, वही यहां पे बनेगा। और जितनी लाइन जा रही है यहां से, जितनी लाइन जा रही है उतनी ही टर्मिनेट होगी, उतनी ही टर्मिनेट होगी। जितनी लाइन यहां से जा रही है उतनी ही टर्मिनेट होगी यहां पे। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हैं? जितनी लाइन θ1 से सॉलिड एंगल में यू नो सॉलिड एंगल पढ़ा चुका हूं। जितने सॉलिड एंगल θ1 में लाइन जाएंगी यहां से उतनी ही यहां पर टर्मिनेट होंगी। इसका मतलब सेमी एंगल θ1 जो कोण बन रहा है यहां पर, सेमी एंगल θ1 के लिए जितना कोण से फ्लक्स निकलेगा इस Q1 से, उतना ही Q2 पर θ2 के कोण के लिए टर्मिनेट होगा। बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? यदि ये समझ में आ रही है, प्याज टाइप का बना है, देखिए लहसुन प्याज टाइप का हल्का सा, तो ये समझ में आ रही है, तो फिर इसका मतलब हमारा टारगेट अब क्लियर है। और वो जो हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वो जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन से, उसको हम लोग बाकी सब जगह यूज करेंगे। मैं बताऊंगा कि कहां यूज करेंगे, तो सभी लोग देखेंगे। चलिए आइए, ये देखिए, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, एक एक लोग ध्यान से देखेंगे। और ये रहा स्फीयर। इस स्फीयर, अच्छा ये मैं अब जनरल बात कर रहा हूं जिसको मैं वहां पे ले जाके अप्लाई कर दूंगा, ठीक है? ये जो मैं बात कर रहा हूं वो जनरल बात कर रहा हूं जिसको ले जाके वहां पे अप्लाई कर दूंगा। अब जरा इमेजिन करो यहां से, हाँ यदि कोई कह रहा है हमसे, कोई कह रहा है कि θ1 पे ये एरिया बताइए, रेडियस तो आर है, रेडियस आर है, स्फीयर है ये स्फीयर। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, ये रिंग नहीं है, स्फीयर है। बहुत बड़ा सा अब हम लोग चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका यूज हम लोग कहीं भी किसी भी चैप्टर में इस तरह का आइडिया फ्रेम करेंगे और फटाक से यूज करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से सुने, ये जो स्फीयर है, ये थीटा एंगल पे कितना एरिया, ये जो एरिया है थीटा एंगल पे स्फीयर का जो एरिया है, एरिया यहां वाला, वो कितना है? तो जल्दी में तो ये लगता है कि ऐसा है भाई कि 4 पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2 पाई टाइप का, या 2 थीटा बाई 4 पाई, ऐसे इस टाइप का ये लगता है। झटके में एक बार लगता है कि फ्रैक्शन 4 पाई r स्क्वायर का ये फ्रैक्शन होगा। झटके में लगता है कि 4 पाई r स्क्वायर का ये फ्रैक्शन होगा। यही कारण है कि हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि ये गलत है। यहीं से शुरुआत होती है कॉन्सेप्ट सॉलिड एंगल की। तो ये कैंसिल, ये नहीं होगा, गलत है। तो गलत है तो अब कैसे निकालें? तभी तो इसको यूज करेंगे वहां पर।
तो करते हैं, सभी लोग ध्यान से सुने, सभी लोग ध्यान से सुने। हाँ, ये रहा, स्ट्रिप ले लेके ऐड करना होगा। एक छोटा छोटा रिंग लेंगे, ये देखिए, एक छोटा सा रिंग, 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 ऐसे डीआर थिकनेस का रिंग देखो तो ऐसे डीआर थिकनेस का रिंग 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 रिंग, उसी स्फीयर पे लेंगे, उसी स्फीयर पे लेंगे ऐसे। सभी लोग ध्यान से सुने, ये देखो अल्फा एंगल पे डी अल्फा, डी अल्फा आर रेडियस तो है ही, और उसी तरीके से इधर की तरफ अल्फा एंगल पे डी अल्फा, दिस अगेन अल्फा, छोटा सा रिंग, छोटा सा ऐसे रिंग रिंग, पीछे की तरफ भी ऐसे ही होगा। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग, ये जो छोटा सा रिंग पीछे की तरफ ऐसे, उस स्फीयर पे ऐसे, ऐसे स्फीयर पे इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? बोलो सभी लोग, आप रिप्लाई करोगे तभी तो पढ़ाऊंगा यार। आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं स्फीयर पे, स्फीयर पे, स्फीयर पे रिंग, और पहले देखो छोटा सा रिंग, छोटा सा रिंग, छोटा सा रिंग, तो थोड़ा टिल्टेड ऐसे होगा। अब हमको ये बताओ कि ये जो थिकनेस है, जो इस रिंग की थिकनेस है, वो बताओ आर डी अल्फा है कि नहीं? बताओ, ये जो थिकनेस है ये आर डी अल्फा है कि नहीं? ठीक है। अब ये बताओ एरिया, हमें यहां तक ये पूरा एरिया पाना है, ध्यान रखना, यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया, स्फीयर का पूरा एरिया निकालना है, ये यहां तक, ये पूरा एरिया, थीटा वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया। और जो हम लोग जल्दी में सोचे थे वो सही नहीं था, तो निकालते हैं एरिया। एरिया ए बराबर समेशन ऑफ डी ए रिंग, डी ए रिंग, डी ए रिंग, रिंग कर दी। चलो बताओ, सभी लोग बताओ तो, ये जो रिंग है उसकी लंबाई बताओ, इसको काटो, इस रिंग को, इस रिंग को काटो, इस रिंग को, ऐसे है रिंग, ऐसे है ना रिंग, इस रिंग को काटो और इसको लंबा करो, इस रिंग को काटो और लंबा करो। बताओ ये रिंग कितना होगा? तो जरा देखो तो ये कितना लंबा है, जरा देखो तो, ये वाला पार्ट, यदि ये आर है, यदि ये आर है और ये अल्फा है, तो बताओ ये कितना हुआ? ये वाला लंबाई कितना हुआ? ये आर डैश है जो आर साइन अल्फा है। यदि ये आर है, यदि ये आर है और यदि ये अल्फा है, तो बताओ इस रिंग का रेडियस कितना है? रेडियस रिंग का आर साइन अल्फा है। अब इसको मैं खोल दिया, बताओ ये कितना होगा? 2 पाई आर डैश होगा, बोलो। और यदि खोल दिया हूं, 2 पाई आर डैश है लंबाई, रिंग को मैं खोलूंगा तो कितना लंबा होगा? 2 पाई आर डैश। और चौड़ाई कितनी है? लंबाई गुणे चौड़ाई कर रहा हूं, चौड़ाई है आर डी अल्फा, लंबाई गुणे चौड़ाई, स्ट्रिप की चौड़ाई। सभी लोग समझ में आ रहा है? ये जो रिंग बना है यहां पर ये जो रिंग ऐसे बना है, ऐसे रिंग का रेडियस कितना है? यदि ये आर है, ये अल्फा है, तो रिंग का रेडियस है आर डैश साइन अल्फा। और इसकी थिकनेस कितनी है? रिंग की थिकनेस कितनी है? आर डी अल्फा। तो बताओ कितना हुआ? 2 पाई आर डैश आर डी अल्फा। ठीक है। अब बताओ इस अल्फा को
छोटा 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 रिंग 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 कैसे ऐसे करके कहां से कहां तक होगा। जब ऐसे रहा होगा 0 एंगल अल्फा 0 और ऐसे होके थीटा। ध्यान सभी लोग देखें, इसका मतलब 0 to थीटा 2 पाई आर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर डैश? आर साइन अल्फा, आर डी अल्फा। बस इसको इंटीग्रेट कर दो और तुम्हें मिल जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो और तुम्हें मिल जाएगा। और हम लोग इसको बड़े स्तर पे यूज करेंगे। देखो 2 पाई है, आर स्क्वायर है, वेरिएबल केवल अल्फा है जो डी के अंदर होता है। आर तो कांस्टेंट है यार, आर तो इसका रेडियस है। वेरिएबल केवल डी के अंदर जो क्वांटिटी होती है वही वेरिएबल होती है। तो बताओ, इसको इंटीग्रेट कर लो, सभी लोग इंटीग्रेट कर लो, बड़ा ही आसान है और तुम्हें मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। टू पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। टू पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग के पास अच्छा ये जो आया है वो बहुत जरूरी है जानना। ये देखो सेमी एंगल थीटा, सेमी एंगल थीटा मतलब यहां से थीटा, यहां से थीटा एंगल, सेमी एंगल, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। तो जो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला वो एरिया इतना ही है। इसको अब हम लोग देखते हैं कि सही में एरिया देता है कि नहीं देता है, देखते हैं। चलो ध्यान से देखो, यहां से चला रहे हैं ऐसे, देखो ऐसे 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 यहां से। तो बताओ, ये थीटा को यदि पाई कर देंगे तो ये भी इधर से आ जाएगा, ये भी तो इधर से आ जाएगा ना। 2 थीटा है ना यार, ये यहां से ना थीटा है ये। तो यदि इसको यहां से यहां चला दिए तो अपने आप ये भी तो आ जाएगा और पूरा एरिया कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब थीटा को यदि पाई रख दें, पाई, थीटा को यदि पाई रख दें तो पूरा स्फीयर आ जाना चाहिए। थीटा को यदि पाई रख दें, पाई, तो पूरा स्फीयर आ जाना चाहिए। यदि पूरा स्फीयर आ जाना चाहिए तो कितना एरिया हो जाना चाहिए? 4 पाई आर स्क्वायर रखते हैं। थीटा को पाई रखो, तो थीटा को पाई रखो, क्या थीटा को पाई रखने पे एरिया कितना आ रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब सही है। तो कहीं जरूरत पड़े तो तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना। यदि जरूरत पड़े, कहीं जरूरत पड़े तो तुम लोग क्रॉस चेक कर लो, ऑप्शन को चेक कर लो कि थीटा जब ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए। ऐसे भी तो चेक कर सकते हो। जैसे अभी मैं चेक कर रहा हूं कि थीटा को, अच्छा ये ख्याल रखना कि ये पूरा एंगल पूरा थीटा नहीं है, सेमी एंगल है, आधा है। ये थीटा है, ये भी थीटा है। मतलब ये जो कोण का टोटल एंगल है पूरा सेमी नहीं, तब तो 2 थीटा है। ये आ रहा है। अच्छा वो भी चेक कर लें क्या? हेमिस्फीयर चेक कर लें। देखो ऐसे हेमिस्फीयर, ऐसे 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 हेमिस्फीयर मतलब थीटा कितना होना चाहिए बताओ? थीटा π/2 रख लें। थीटा ये भी π/2, ये भी π/2, थीटा π/2 रख लें। थीटा π/2 रखो तो थीटा π/2। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर व्हाट इज एरिया? 2 पाई आर स्क्वायर। सही दे रहा है इसका मतलब, इसका मतलब सही दे रहा है। तो कई बातें हम लोगों को ध्यान देनी थी। अब जल्दी जल्दी में ऐसा ना मान ले कि ये पूरा एंगल थीटा है।
ये जो फार्मूला है वो किसका, कौन सा एंगल है, ये सेमी एंगल थीटा है, सेमी एंगल, आधा एंगल थीटा है कोण का, जो कोण बन रहा है। एक ये पॉइंट है। अब एप्लीकेशन सुनो, अब एप्लीकेशन सुनो, ये एप्लीकेशन जहां पे फ्लो स्केलर टाइप का फ्लो हो पॉइंट से 3D स्पेस में, 3D स्पेस में, वहां यूज करेंगे इसको। तो कहां कहां यूज करेंगे, ध्यान से सुनना। एक बल्ब है, बल्ब, पॉइंट सोर्स, पॉइंट लाइट सोर्स, उससे निकल रहा है रेज, लाइट, एनर्जी। तो बताइए थीटा एंगल पे कितनी एनर्जी निकलेगी, कितना फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स या कितना एनर्जी निकलेगा, यही यूज होता है। जो अभी हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही यूज करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स में पॉइंट सोर्स हो या मैग्नेटिक पोल हो, वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्ज आउट, यही यूज करेंगे। ग्रेविटेशनल में ग्रेविटेशनल फ्लक्स, पॉइंट मास इनटू दिस मच एरिया, सॉलिड एंगल थीटा, यही यूज करेंगे। थर्मोडायनामिक्स, पॉइंट सोर्स हीट आउट इन 3D स्पेस, 3D स्पेस, यही यूज करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में पॉइंट से चारों तरफ किसी तरीके से चारों तरफ पानी निकल रहा हो, हाउ मच वाटर कमिंग आउट फ्रॉम दैट मच एरिया, यही यूज करेंगे। ये समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से कितने एरिया में रेडियली चीजें निकलती हैं, रेडियली, उसका हम लोग जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां हम लोग सोचेंगे और यूज करेंगे। ये जो रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट आया है, ये हम लोग वहां पर यूज करेंगे। तो हमें लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे, और यदि आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे तो ये तो फटाक से भी मैं यूज करके तब तो पिछला वाला क्वेश्चन कर दूंगा। तो कहिए तो पिछला वाला क्वेश्चन करो, चलिए करते हैं। तो सभी लोग इसको नोट कर लें और इसको याद रखेंगे। अच्छा, याद कैसे रखोगे मैं बता देता हूं, याद कैसे रखोगे। यहां पे 2πr² इसलिए सोचना, पहले तो एरिया का डायमेंशन यही होता है स्फीयर में, और 2πr² इसलिए याद करना, 1 - cos थीटा तो याद रहेगा, लेकिन 2πr² इसलिए याद रखना क्योंकि जब पाई रखोगे तो ये 2 होके 4πr² हो जाएगा, ऐसे याद रखना। नहीं, मतलब ये कि यहां पे 2πr² इसलिए याद रखना क्योंकि 4πr² तुम जानते होगे। 2 इसलिए याद रखना क्योंकि यहां पे 2 आ जाता है पूरे स्फीयर के लिए, क्योंकि पाई रखोगे तो यहां पे -1 2 हो जाएगा ये, और पूरा कंप्लीट स्फीयर हो जाता है। तो ये याद रखना। और एक और चीज याद रखना, ये सेमी एंगल थीटा है। यदि कोई कहता है कि कोण का ये पूरा एंगल थीटा है, तो यहां पे θ/2 होगा। यदि ये पूरा थीटा होगा, ये पूरा थीटा होगा, ये पूरा थीटा होगा, पूरा थीटा होगा तो पूरा थीटा, यहां पे θ/2 होगा। मतलब जब आप कोई फार्मूला याद रखें तो याद करने का एक तरीका भी निकालें, किसी चीज से रिलेट करते हुए जो ऑलरेडी आप जानते हैं। और एक और चीज ध्यान रखें, जो उसमें जो क्वांटिटी, जो सिंबल यूज हुए हैं, वो रियली में क्या है, कौन सा थीटा, ये पूरा थीटा नहीं, पूरा थीटा नहीं, आधा, पूरा तो 2 थीटा है, इसका भी ख्याल रखें। कहीं पे ऐसा हो कि पूरा थीटा दे देगा पूरा, तो यहां पे θ/2 होगा तब। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो ये देखिए, तब तो लिखे, तब फ्लक्स लिखे सीधा फटाक से, क्लोज जो फ्लक्स निकला होगा इस एंगल पर, उतना ही क्लोज के लिए तो स्फीयर ही बनाओगे ना। बताओ, हम करें वेरी क्लोज टू द चार्ज, किसी का बस चलता है तो बताओ वहां पर तो स्फीयर ही मानोगे, दूर भले ही ना हो स्फीयर,
नॉर्मल ना हो, पर वेरी क्लोज तो नॉर्मल ही होगा। तो बताओ, सीधा लिखे तब इसका मतलब साफ है, क्लियर है कि Q1 हाँ, इसका मतलब साफ है Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज टोटल फ्लक्स, दिस इज टोटल फ्लक्स। फ्रैक्शन एरिया सिमेट्रिक एरिया डिवीजन एरिया 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 1 बाई 4 पाई r स्क्वायर। ये एरिया समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन, एरिया का फ्रैक्शन है, फ्लक्स का फ्रैक्शन। क्लियर? फ्लक्स का फ्रैक्शन। तो फ्लक्स का कितना फ्रैक्शन? एरिया बाई टोटल एरिया, सम एरिया बाई टोटल एरिया, दिस मच फ्रैक्शन। एक सिमेट्रिकल डिवीजन ऑल ओवर द एरिया वेरी क्लोज टू द चार्ज इज इक्वल टू रिसीव्ड फ्लक्स। What is received flux? Q2 by epsilon naught 2 pi r square 1 minus cos theta 2 divided by 4 pi r square। कोई भी r ले लो, r तो रहना है नहीं। जो छोटा सा स्फेयर ले रहे हो वेरी क्लोज टू द चार्ज, जहां पे एंगल डिफाइन है, तो ठीक है, ओके। आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो रिजल्ट क्या है जरा देख ले। तो ये कैंसिल हो गया, ये तो वैसे भी कैंसिल था यार, ये तो वैसे भी कैंसिल था। हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। Q1 1 माइनस कॉस थीटा 1 Q1 बराबर Q2 1 माइनस कॉस थीटा 2। सही है? इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं। Q1 साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 बराबर Q2 साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2। ये भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें तो थीटा 2 निकाल लेना, यही आंसर है। थीटा 2 निकाल लेना, यही आंसर है। अब इसमें केस कैसे बनते हैं वो क्या कहेंगे वो भी मैं बता देता हूं तुम्हें। अब ये कह देंगे, कह दे कि ऐसा है भाई कि यहां से फील्ड 90 डिग्री पे निकला है। कहो तो इसमें आगे आगे की बात कर लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। ये देखो, यदि ये कह देंगे, यदि ये कह देंगे कि हम ये क्यू दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, कैसे कैसे वो क्वेश्चन दे सकते हैं। वो कहेंगे कि ये हम दे रहे हैं, क्यू दे रहे हैं, और ये है -2q, और कहेंगे कि यहां से निकला है 90 डिग्री पे, बताना है कितने एंगल पर टर्मिनेट हुआ है। ये फील्ड जो निकला है वो 90 एंगल पे निकला है, तो बताइए कितने एंगल पर टर्मिनेट हुआ है। जल्दी से कैलकुलेट करो तो सभी लोग। यदि यहां से Q से 90 डिग्री पे, लाइन ज्वाइनिंग से 90 डिग्री पे ओरिजिनेट हुआ है, तो बताओ यहां पे कितने एंगल पर टर्मिनेट हुआ होगा। बहुत तेजी से खींच लिया होगा ये। यदि ये भी -q होता ना तो 90 पे निकलता, तो 90 पे ही आता। यदि ये -q होता, -2q नहीं होता, तो ये 90 पे निकलता और 90 पे ही आता।
जल्दी से जल्दी करो। क्या करेंगे इसके लिए? बहुत सिंपल सी बात है, 90 डिग्री है, चलो ठीक है। Q 1 माइनस cos 90 बराबर 2Q, माइनस मत लिखना, ये माइनस नहीं, टर्मिनेट वाला हम लोग यूज कर चुके हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, आंसर आगे होगा हमको लगता है, बोलो निकालोगे तो क्या आएगा? ये कैंसिल हो गया होगा, और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1/2 आया होगा। सो कॉस थीटा बराबर 1/2 आया होगा, तो थीटा बराबर π/3, 60 डिग्री। अब सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया। यदि आज हम लोग ये नहीं पढ़े होते तो क्या ये रिलेशन और ऐसे हम लोग जान पाते कि ये कितने एंगल पर टर्मिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? मुश्किल तो होता ही। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और रही बात यूज की, तो याद दिला देता हूं, आप लोग 9th 10th में भी थोड़ा बहुत आइडिया लेके तो पढ़ ही लिए होंगे। रिफ्रैक्शन ऑप्टिक्स में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप लोगों को याद दिला देता हूं कि किस तरीके से, यदि ये वाटर है, ये वाटर है ये, यदि ये वाटर है और यहां पे एक बल्ब बना दे, बल्ब है, एक बल्ब है, यहां पर बल्ब है, जल रहा है वो ना, h हाइट पर है, h डेप्थ पर है, एक बल्ब है। बताना है कि इसमें से कितनी एनर्जी, लाइट एनर्जी बाहर आ रही है। चार्ज साइन नहीं होगा, अनंत यादव, अरे साइन का तो यूज कर चुके हैं ना, कि फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स आ रहा है। तो कहां साइन कहां यूज हुआ था यार पिछले वाले क्लास में? अरे पिछले वाले केस में साइन कहां यूज किए थे? कहते फ्लक्स निकल, हम लोग आइडिया ज्यादा लगा के पढ़ते हैं ना, इतना फ्लक्स निकल रहा है, इतना फ्लक्स आ रहा है। तो पिछले वाले में कहां साइन था? देख लो, जो लोग हम लोग निकाले थे पिछले वाला जो रिलेशन Q1 और माइनस Q2 वाला, उसमें कहां साइन लिए थे? वो तो जितना फ्लक्स इमर्ज आउट हुआ उतना तो रिसीव वाली बात करके छोड़ दिए थे साइन, है ना? तो ये बात नहीं किए थे। हाँ, तो ये देखो तो जरा, ये एक्स डेप्थ है, लाइट आउट, लाइट आउट, लाइट आउट, लाइट आउट, लाइट आउट, लाइट जस्ट आउट, रिफ्लेक्शन, लाइट आउट, लाइट आउट, लाइट आउट, लाइट जस्ट आउट एंड रिफ्लेक्शन। ये देखो तो यहां तक एरिया आउट जो हो रही है, ये जो लाइट आउट हो रही है, ध्यान दे रहे होगे, ये जो लाइट आउट हो रही है वो या इस एंगल तक हो रही है। मैं आप लोगों को जस्ट याद दिला रहा हूं कि हाउ मच एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम दिस पॉन्ड, तालाब, और बाकी जितनी भी लाइट है सब, इधर की लाइट बाहर गई नहीं होगी, इधर की लाइट बाहर गई नहीं होगी, इधर की लाइट रिफ्लेक्ट हो गई होगी, दूर जाके बाहर जा नहीं पा रही है। लाइट तो इतने से ही बाहर जा रही है। लगाएंगे क्रिटिकल एंगल वाला केस, क्रिटिकल एंगल वाला आएगा थीटा, और एनर्जी यहां से आएगी, थीटा आ जाएगा तो एनर्जी यहीं से आएगी, जो हम लोग टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन निकालेंगे। इफ यू नो थीटा देन हाउ मच एनर्जी, टोटल एनर्जी ई का कमिंग आउट, टोटल एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम बल्ब 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर, दिस मच फ्रैक्शन।
और यही आंसर है। यू कैन फाइंड थीटा यूजिंग ऑप्टिक्स, यू कैन फाइंड थीटा यूजिंग ऑप्टिक्स। अच्छा, मैं ये क्यों बनाया हूं? ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है फिर भी क्यों बनाया हूं? मैं तुम्हें बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कहीं पे जब कुछ क्वेश्चन हो, अभी तो बहुत कठिन क्वेश्चन माना जाता है, कहीं पे क्वेश्चन हो फोटोमेट्री में, मॉडर्न में, ग्रेविटेशन में, मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ऑप्टिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में, कहीं पे भी जरूरत पड़े इस तरह का रेडियल और कोई स्केलर क्वांटिटी कमिंग आउट सिमेट्रिकली थ्रू आउट द स्पेस रेडियली, तो हम लोग सोच पाएंगे ना कि फ्रैक्शन कैसे निकालना है। तो ये मैटर नहीं करता कि हमारा कोर्स खत्म हुआ कि नहीं, ये ज्यादा मैटर करता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है वो पूरे साइंस के लिए कितनी कितनी अच्छी बन रही है, ताकि हम लोग दूसरी जगह भी अपने से कहीं पे सलूशन दिया होगा, कहीं पे कोई और एक्सप्लेन कर रहा होगा, कहीं पे डिस्कशन चल रहा होगा आपस में, तो आप इस चीज को समझ पाए, अपने पॉइंट्स को पुट अप कर पाए, ये ज्यादा जरूरी है। तो हमें लगता है कि मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। यदि मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। तो क्या आप लोग समझ गए तो आगे बढ़ा जाए? बोलिए। ये तो रिफ्लेक्शन हो गया होगा, ये तो लाइट अंदर घुस गई, बाहर गई नहीं। इसका मतलब यदि आप यहां से खड़ा होके इस ऑप्टिक्स में, यदि यहां से खड़ा होके सोचे कि बल्ब दिख जाए, तो बल्ब बड़ी मुश्किल से दिखने वाला है और बहुत कम लाइट के साथ दिखेगा, क्योंकि ये वाली लाइट आपके आंख पे पहुंच रही होगी, बहुत कम एनर्जी आपके आंख में पहुंच रही होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो भी यहां से देखोगे ना, यहां से, तो तुम्हें जान के सरप्राइज होगा कि बल्ब तुम्हें कहीं और दिखेगा, यहां दिखेगा बल्ब, यहां बल्ब दिखेगा नहीं, बल्ब तुम्हें यहां दिखेगा। लेटरल शिफ्टिंग हो जाएगी। डेप्थ में तो ऊपर नीचे होता ही है। हम लोग के कोर्स में देखोगे कि नॉर्मल विजन है, तुम्हारे पूरे कोर्स में ऑप्टिक्स में नॉर्मल विजन है। ये देखो, एंगल पे विजन करोगे तो लेटरल, वर्टिकल, नॉर्मल शिफ्टिंग तो होगी, लेटरल भी शिफ्ट हो जाता है बल्ब, और वहां पे नहीं दिखता बल्ब जहां पे होता है बल्ब। क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट होकर तुम्हारी आंख में घुसेगी और बहुत कम लाइट घुसेगी, इंटेंसिटी बहुत कम होगा, तुम्हें लगेगा बल्ब बहुत डिम है, बहुत बहुत हल्का जल रहा है, जबकि बहुत तगड़ा जल रहा होगा वो। और किस तरह से लाइट की स्कैटरिंग ऐसे स्प्रेडिंग हो रही है पूरे थ्रू आउट होल सरफेस एरिया ऐसे जाके, तो लेकिन कितनी एनर्जी निकल रही है वो भी तो देखो। ये देखो, तो हमें लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग तैयार हैं आगे कुछ और चीजों को पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं तब। हाँ, तो कुछ और बातें कर लेते हैं ताकि आप लोग और भी चीजों को समझ सके। तो जल्दी से फटाफट मैं जो क्वेश्चन देता हूं, जरा तुम लोग वो आंसर बता दो, ठीक है? चलो, यदि मैं आपसे ये कहूं, यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये है एक रिंग है ना, ठीक है, एक रिंग है, ठीक है। और यदि मैं कह दूं कि एक इमेजिनरी स्फीयर लेते हैं, इमेजिनरी स्फीयर लेते हैं ना, स्फीयर जिसका सेंटर इसी के सरकमफरेंस पे हो ना, सेंटर, इसका सेंटर इसे पास करे, इसका मतलब साफ है, इसका रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r है। आपको आज इस पे टोटल चार्ज q है, आपको बताना यह है कि हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड दिस स्फीयर, फाइंड फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जल्दी से करो। तो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर, ये स्फीयर है, रिंग पर टोटल चार्ज Q है और ये स्फीयर है, रेडियस दोनों का सेम है, ये हाइपोथेटिकल स्फीयर है, क्लोज ना सरफेस। बताओ जल्दी से कितना फ्लक्स है, जल्दी कम ऑन रिप्लाई फास्ट, बताइए कितना कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस हाइपोथेटिकल स्फेरिकल क्लोज सरफेस। ऑब्वियसली स्फेरिकल है तो क्लोज्ड तो होगा ही। जल्दी करो, Q बाई नितेश सिंह का आंसर आया है Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सक्षम मौर्य का आया है Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। नितेश आपका गलत हो गया, नितेश आपका गलत हो गया, सक्षम का सही है, सक्षम यू आर राइट, आपका सही है। शाश्वत Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आया, शाश्वत का गलत है, बाई 3 आएगा, बाई 3 आएगा। करता हूं मैं, सभी लोग देखिए, ये देखिए अब मैं ये कर रहा हूं कि बताओ यदि ये भी आर है, इसके सेंटर पे है तो ये तो ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ज्योमेट्री ज्यादा है। बताओ ये 60 डिग्री है, बताओ ये भी 60 डिग्री है। अरे यार इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आर 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री। हाउ मच चार्ज इन साइड, फ्लक्स हमें क्या बताना था, बताओ फ्लक्स क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रैक्शन, Q का फ्रैक्शन ना, Q का कितना फ्रैक्शन अंदर है, तो जरा देखो तो कैसे करोगे, 120 डिग्री बाई 360 डिग्री ना, यही फ्रैक्शन ना। देखो रिंग में फ्रैक्शन ऐसे चलता है एंगल बाय एंगल, स्फीयर में नहीं चलता, उसमें सॉलिड एंगल आ जाता है, रिंग में चलता है, रिंग में एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो बताओ इस तरह के कितने बनेंगे, एक तो ये बनेगा और एक तो ये बनेगा, देखो एक एक 2 3, 120 डिग्री के कितने बनेंगे, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। तो बताओ Q बाई 3 रहा होगा ना, आंसर है Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमको लग रहा है कि सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। तो हम लोग इससे क्या निकल के आया, रिजल्ट क्या रहा है, रिंग में फ्रैक्शन के नाम पे, क्यों फ्रैक्शन ऐसा बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन के नाम पे रिंग में सही होता है, क्योंकि रिंग लाइन होता है ना, तो लीनियर है, तो लेंथ है, और लेंथ जो होता है आर्क लेंथ, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, थीटा के, आर थीटा यार लेंथ। लेकिन फटाक से मैं आपसे चाहता हूं, जल्दी से देखता हूं कितने लोग अब बता पाते हैं दिस इज आल्सो स्फीयर। सभी लोग करें, फटाक से क्वेश्चन करें, दिस इज नॉट रिंग, दिस इज स्फीयर, टोटल चार्ज Q, दिस इज स्फीयर, टोटल चार्ज Q। जल्दी करो,
कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। इस बार रिंग नहीं है, इस बार स्फीयर है। दिस इज स्फीयर एंड दिस इज आल्सो स्फीयर। हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस डॉटेड हाइपोथेटिकल स्फेरिकल सरफेस? लगाओ जल्दी से गॉस लॉ और तुम्हें मिलेगा आंसर, तुम्हें मिलेगा आंसर। तो अब रिंग और स्फीयर से कंफ्यूज नहीं होगे ना। चलो, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स का फ्रैक्शन बताने जा रहा हूं। व्हाट इज फ्रैक्शन? 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस 60 सेमी एंगल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन। एरिया, एरिया टोटल एरिया, टोटल फ्लक्स का सम एरिया बाय टोटल एरिया, दिस इज फ्रैक्शन। किसी भी चीज का फ्रैक्शन ऐसे ही तो लिखते हैं यार, टोटल का फ्रैक्शन। कितना आया भाई, बताओ कितना आया? क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है क्या? हमें लग रहा हो कि आप लोग मेरी बात सभी लोग समझ रहे होंगे। तो ज्योमेट्री का किस तरीके से यहां पे यूज था आप लोग देख पा रहे होंगे ना। आगे बढ़ा जाए, आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? मैटर ही नहीं करता कि हम लोग कितना स्लो और क्या, जरूरत इस बात की है कि हम लोग कितनी चीजें समझ रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो चलिए कुछ बातें और ध्यान से मेरी बात सुनिए। एक बार बताओ कि मान लो ये है ये ना, तो करंट ऐसे जाएगा होगा, आप लोग करंट पढ़ ही रहे हैं ना। रेजिस्टेंस आर है। यदि हम लोग एक स्फीयर ले लें, एक स्फीयर ले लें आर रेडियस का और लेंथ एल हो, स्फीयर है ये। फाइंड फ्लक्स थ्रू स्फीयर, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थ्रू स्फीयर, हाँ, क्या आप लोग बता सकते हैं कि स्फीयर, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स होगा? यदि एल लेंथ अंदर हो, ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है, वो ई है, रेजिस्टेंस आर है, तो आप लोग बता सकते हैं कितना फ्लक्स होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ कितना फ्लक्स होगा? Come on, reply fast. Come on, reply fast. जल्दी बताइए। नितेश सिंह, टाइम क्या लिख रहे हो तुम बोल रहे हो टाइम हो गया कि ये बता रहे हो कि टाइम दीजिए? गधे, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता तुम्हारा? जल्दी, चलिए, हमको लग रहा है कि आप लोग कुछ भी उठपटांग सोच रहे हैं। आंसर है 0, फ्लक्स 0। सभी लोग सुने ध्यान से।
नितेश सिंह का क्वेश्चन है। अच्छा, टाइम पूछ रहे थे कि टाइम कितना। ओके ओके, सॉरी नितेश, आप टाइम पूछ रहे थे, कोई बात नहीं। ओके ओके, इट्स फाइन। ओके, हाँ देखो तो सभी लोग सुने ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि भले ही करंट फ्लो कर रहा है, पर ये वायर में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा डेंसिटी का, उतना ही न्यूक्लियस में फिक्स्ड प्रोटॉन तो होगा ही ना। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, माइंड इट, दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉलिड वायर वाला, जो आपके घर में देख रहे होंगे वायरिंग होता है, चाहे दुनिया में सब जगह वही यूज होता है जो सॉलिड वायर वाला होता है। सो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट का सेक्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जनरली। अब कहीं सेमीकंडक्टर में किसी पार्ट का ले लें, अलग बात है, हो सकता है कि वहां पे कुछ गड़बड़ा रहा हो किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस में, पर वायर, दुनिया का कोई भी वायर है, वायर का कोई भी सेक्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बस अंतर इतना होता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रेस्ट में होता है उस सेक्शन के अंदर में, और इलेक्ट्रॉन आता है और जाता है, आता है और जाता है, आता है और जाता है। तो उस जाने के कारण, फ्लो के कारण हम लोग करंट कहते हैं। पर दुनिया का कोई भी वायर का सेक्शन, कोई भी वायर का सेक्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो बताओ, हाउ मच चार्ज इनसाइड दिस क्लोज्ड एरिया? हाउ मच चार्ज? जितना इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे अंदर, उतने ही प्रोटॉन अंदर में सॉलिड एटम के न्यूक्लियस के अंदर फिक्स होंगे, और नेट चार्ज 0 होगा, और ये होगा। तो करंट चले या न चले, करंट चले या न चले, वो सेक्शन जो स्फीयर क्लोज्ड एरिया के अंदर है, जो सेक्शन वायर का, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। और आंसर है 0, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज्ड एरिया के लिए गॉस के थ्रू, गॉस के अनुसार, जो कि सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गॉस के अनुसार है तो गलत है, और Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमको लगा कि सभी लोग समझ रहे होंगे, ये जरूरी है। ओके, अच्छा, यदि आप लोग ये समझ रहे होंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार। फिर तो टाइम ओवर हो गया क्या? टाइम ओवर नहीं हुआ होगा यार? हो गया है 13 मिनट, अब ज्यादा ले चुके। अच्छा, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। क्वेश्चन, ये क्यूब है ना, क्यूब है ये। देखने में इसको लगता है साइड व्यू है, क्यूब है ना, मतलब यदि मैं इसका ऑब्लिक व्यू बनाया जाए, ये क्यूब है, ऐसा है ये। ऐसा है, उसी का साइड व्यू है ना ये। ओके, चलिए, अच्छा, हाँ, टू ए लेंथ है। कितना लेंथ है? 2a लेंथ। और ये कितने स्पीड से अंदर जा रहा है? ऐसे जाके निकल जाएगा, ऐसे ऐसे जाते हुए निकल जाने वाला है ना। होल है, इस क्यूब के अंदर होल है, और ये कांस्टेंट v से जा रहा है। कैसे जा रहा है? कांस्टेंट v से। और जो फोटो दिखा हुआ है वो कितने पे है? t बराबर 0 पे। फाइंड phi as a function of time and draw graph। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक क्यूब है, तो क्यूब है तो क्लोज्ड सरफेस तो है ही, क्लोज्ड सरफेस है।
एक टू वे लेंथ का एक टू वे लेंथ का एक रॉड है जिसपे लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। टू वे लेंथ का एक रॉड है जिसपे लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। लेमडा कह लीजिए चाहे टोटल चार्ज क्यू कह लीजिए, और ये अंदर जा रहा है, ऐसे ऐसे देखो अंदर जा रहा है, ऐसे ऐसे अंदर जा रहा है। तो आपको बताना है कि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाई क्या होगा और उसका ग्राफ खींचना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा हमको लगता है। फिर मैं वही कहूंगा जो मैं पढ़ाता हूं, आपको याद दिला देता हूं। क्या क्यूब से, चलने से, रॉड से और ये इस लिखे हुए से घबराने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। फ्लक्स की वैल्यू होती है हाउ मच चार्ज इन साइड। फ्लक्स कितना होता है? हाउ मच क्लोज सरफेस के लिए गॉस के अनुसार हाउ मच चार्ज इन साइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चार्ज इन साइड लिख लो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और आप लोग ग्राफ खींचिएगा, फंक्शन निकालिएगा, ग्राफ खींचिएगा, मेहनत करिए। और फिर से मैं कहूंगा कि जब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको समझ सके। इसको इस तरह की बात हम लोग सेंटर ऑफ मास में कर सकते हैं, इनर्शिया में कर सकते हैं, रोटेशनल में, मैग्नेटिज्म में कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कर सकते हैं। कहां नहीं कर सकते हैं, ये जरूरी है। और हो सकता है कि दुनिया में कहीं पे किसी किताब में क्वेश्चन न बना हो जो मैं बात कर रहा हूं, ये तो मिल जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसी तरह का किसी चैप्टर में न बना हो पर बनाया जा सकता है। लेकिन जो आइडिया होता है ना सोचने का, ये वो सेम होता है। तो सभी लोग सरफेस के परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस से नॉर्मली एक बच्चे का है, आनंद का क्वेश्चन है कि अंदर एज के थ्रू या क्यूब, तो एज के थ्रू नहीं जा रहा, ये जो सरफेस है सरफेस के मिड पॉइंट से नॉर्मली एंटर कर रहा है। ओके, सरफेस के फेस, क्यूब के एक फेस के मिड पॉइंट से नॉर्मली एंटर कर रहा है और फ्रंट फेस से नॉर्मली मिड पॉइंट से निकल जाएगा थोड़ी देर में। आपको बताना है फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड ड्रॉ देयर ग्राफ। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप ट्राई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अरे यार तो बोला अच्छा।